भाई वर्सेस भाई की भारत यात्रा पहुंची है हरियाणा। हरियाणा का नाम जो है वो संस्कृत के दो शब्दों से पड़ता है, हरि यानी भगवान और आना यानी निवास, यानी हरियाणा है भगवान का निवास। और यहाँ पे जो संस्कृति है वो यही है कि मेहमानों को भी भगवान से कम नहीं आंका जाता। पर यह धरती है कुरुक्षेत्र की, और कुरुक्षेत्र पर महाभारत हुआ था, जिसमें पांडवों ने महागठबंधन, कौरवों के महागठबंधन को हराने का काम किया था। आज की भारत की राजनीति में भी महाभारत ही चल रहा है, और यहाँ पर भी कुछ लोग महागठबंधन बनाने में लगे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें हटाने में और हराने में लगे हुए हैं। हम लोग पूछते हैं आज हरियाणा के साथियों से भ्राताश्री कि वो क्या सोचते हैं आज की मौजूदा राजनीति के महाभारत पर, और यहाँ के मुद्दों पर भी, रोहतक के मुद्दों पर भी उनकी क्या विचार है वो भी उनसे पूछते हैं। तो जरा बताइए हमें कि आज हमारे साथ कौन कौन साथी जुड़े हैं रोहतक से। नमस्कार, आदाब। भाई वर्सेस भाई में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज की हमारी डिबेट में हमारे साथ शिरकत करेंगे कुछ बेहद खास मेहमान। मैं जल्दी से उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर आनंद शर्मा जी, जो है राजनीतिक विश्लेषक, शमशेर सिंह जी, जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट अजय गुलिया जी, जो है प्रवक्ता जेजेपी के, और हमारे साथ जुड़ेंगे सतीश नांदल जी, जो है आईएनएलडी के प्रवक्ता। इसी के साथ आज का हमारा जो ट्विटर का सवाल है वो भी लाइव हो चुका है, और आज का हमारा ट्विटर का सवाल है, क्या मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी 2019 की पहली लड़ाई हार गई है, वो हार चुकी है? और मेरा यानी तहसीन पुनावाला का दावा है बिल्कुल नहीं, और मेरा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल हाँ, हार चुकी है। तो आप किस पर यकीन करते हो? आप बड़े भाई तहसीन पुनावाला के साथ हो, या आप छोटे और सच्चे भाई शहजाद पूनावाला के साथ हो? हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए, क्योंकि उनको दिखाया जाएगा लाइव भाई वर्सेस भाई के दौरान। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली। मोरल ভিক্টরি বাংলার মানুষের, मोरल ভিক্টরি দেশের মানুষের। दीदी की दादागिरी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अंकुश लगाया। एक कृतज्ञ राष्ट्र आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैतिक जीत बताना क्या ममता बनर्जी की मजबूरी बन चुकी है? दरअसल आज आपने देखा होगा कि सीबीआई बनाम वेस्ट बंगाल पुलिस का जो पूरा मामला था, जो संडे शाम से चल रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और जी न्यूज पर आप उसको शायद देख भी रहे होंगे, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि जो वेस्ट बंगाल के और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा, उन्हें फेथफुली कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी धरने पर थी, 3 दिन का धरना था उनका, और उस वक्त ये फैसला आ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी हुए, क्योंकि सीबीआई ने कहा कि वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के ऑर्डर का उल्लंघन किया है, उन्हें रोककर, और कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुए हैं। 18 तारीख तक वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के डीजीपी को और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को जवाब देना है, और 20 फरवरी को मतलब अगली हियरिंग पर तय किया जाएगा कि क्या आगे कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी, और जो पुलिस कमिश्नर है उन पर भी आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। ये बातें निकल के आई है, पर फिर भी बावजूद इसके ममता बनर्जी कह रही है कि ये उनकी नैतिक जीत है। तो आइए जनता से पूछते हैं एक बार कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया है, और एक तरीके से ममता बनर्जी के लिए वो बहुत ही खराब फैसला है, वो धरने पे बैठी है, पर फैसला कुछ और आ गया है। वेस्ट बंगाल को कहा गया है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि आप हाजिर हो सीबीआई के सामने, जिस सीबीआई को रोका जा रहा था, उनको हस्तक्षेप किया जा रहा था। तो क्या अब मजबूरी बन गया है इसे नैतिक जीत बोलना? सर, बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो धरना प्रथा है ये गलती स्टार्ट हुई है। जितना भी नेता कर रहे हैं ये कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती अपनी बात मांग के धरना कर देते हैं। बट वट आई पर्सनली थिंक कि हम सीबीआई अपने स्पेशल बना रखा है, आप उसे फोर्स ना करें किसी और के अंडर काम करने के लिए। पहली बात तो कोर्ट का हम आदर करते हैं,
मान सम्मान करते हैं, परंतु फिर भी कहीं कहीं देखा जाए इस सारे मामले को सीबीआई जो है वो एक बीजेपी का एक तोता है जो ममता बनर्जी ने उसको बंद कर दिया था। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सीबीआई को ये कहीं आदेश नहीं, कहीं ये नहीं होता किसी को कभी कहीं उठा ले। ममता बनर्जी की बिल्कुल हार हुई है और उन्होंने गलत भी, कानूनी भी गलत किया। भ्राताश्री, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 पेज के ऑर्डर में कहा गया है ठीक कि है, अब मैं फेथफुली कोऑपरेट करे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फेथफुली कोऑपरेट करे, ये तमाचा नहीं है क्या? देखिए, भाजपा से शमशेर सिंह जी से मेरा आपसे सवाल है, सीबीआई ने अपनी एफिडेविट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि राजीव कुमार जी जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है, ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसका सबूत है इनके पास, टेलीफोन नंबर्स को डिलीट कर रहे थे। आज जब सुनवाई हुई, बीजेपी ने यानी कि सीबीआई ने एक सबूत भी पेश नहीं किया, सबूत वो पेश ही नहीं कर पाए। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सवाल पूछना है वो पूछ लीजिए, वो भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे। सीबीआई की दरअसल इसमें हार हुई, जो सीबीआई ने एफिडेविट में कहा वो कुछ साबित ही नहीं हुआ। आप इस पर जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को कहा आप सबूतों को मिटाएंगे नहीं और पेश होंगे सीबीआई के सामने, अपनी बात कहेंगे। और जो सबूत की बात है, जो कंटेम्प्ट है, जो डेट लगी है, कंटेम्प्ट की डेट पर नहीं कर सकते क्योंकि कोई सबूत नहीं। ये भी कहा था, संक्षेप में जवाब दीजिए। इस पे सवाल अब मुझे सवाल पूछना है कि ममता बनर्जी उसके पक्ष में जो लोग खड़े हुए, जो जमानतों पर हैं, जो चोर हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। अजय गुलिया जी, सवाल आपसे है कि ममता बनर्जी धरने पर इसलिए बैठी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि सीबीआई गलत काम कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई के कहने पर कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिए वेस्ट बंगाल के सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर वेस्ट बंगाल की कार्रवाई से संतुष्ट होती सुप्रीम कोर्ट, तो न्यूट्रल वेन्यू पे, निष्पक्ष वातावरण जहां पे हो सकता है, मतलब मेघालय में उन्होंने बोला है कि हाजिर होना चाहिए पुलिस कमिश्नर को। कोलकाता या वेस्ट बंगाल में उन्हें हाजिर होने से मना किया, मतलब वहां पे एक निष्पक्ष वातावरण भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पूरे शासन पर भी एक सवाल निशान खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। उन्होंने सिर्फ अंतरिम दखल दिया इस मामले में, और दखल देने के बाद वो उनको डिटेन करने गए थे। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को डिटेन करने सीबीआई गई थी, ना कि उन्नसे पूछताछ करने। ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि डिटेंशन का कोई ऑर्डर नहीं था। और मेरी बात सुनिए, सेक्शन, आप सीआरपीसी के सेक्शन 41, सेक्शन 156 और सेक्शन 160 के तहत इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। जब तक आपको कोरेसिव एक्शन के अगेंस्ट 12 तारीख तक की आपको छूट मिली हुई है, उससे पहले सीबीआई जाती है। नहीं, हम किसको छूट मिली थी? हम इस बात के किसी बात के पक्षधर नहीं है। मिली थी 12 तारीख तक के? पुलिस कमिश्नर ऑफ बंगाल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल किसी भी कोरेसिव एक्शन के लिए 12 तारीख तक की उनके पास थी। और दूसरी बात मैं इनको बता दूं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का आज भी कोई फैसला नहीं आया, सिर्फ अंतरिम दखल दिया है इस मामले में। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी हुए? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी हुए। और जिस दिल्ली हाई नहीं, जिन सबूतों की बात सीबीआई कर रही थी, क्या कोई सबूत दिया? राजीव कुमार का नाम नहीं है। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस की मेरे भाई बात करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस जारी हुई, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी तक साबित नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल अपना जवाब देगी, लेकिन एक चीज जरूरी है, सीबीआई के खुद जो वहां के डायरेक्टर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा हमारे पास सर्च वारंट हमें मिला ही नहीं। आज भी वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि राजीव कुमार गिल्टी है। पूछताछ करना था, कोर्ट के ऑर्डर से पूछताछ हो रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें सफलता क्या मिली? इसमें तो उनको हार ही करना था, पूछताछ ही करने गए थे और पूछताछ ही करना नहीं, पूछताछ करने नहीं गए थे। उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला था कि ये बिना सर्च वारंट के नहीं जा सकते। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर का उन्होंने उल्लंघन किया था। अब आप प्लीज बता दीजिए। देखिए, ममता बनर्जी कोई आम नागरिक नहीं है, वो इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर वो बैठी हुई हैं और नागरिकों का कितना कीमती वोट लेकर वो मुख्यमंत्री बनी है। बहुत बड़ा काम किया था जब बंगाल में ये सरकार परिवर्तित हुई थी। लेकिन वही ममता बनर्जी आज गैर संवैधानिक काम कर रही हैं, वो मानव अधिकारों का हनन कर रही है। वो तो सीबीआई की एक टीम थी, आप आम नागरिक को भी इस तरह से नहीं अरेस्ट कर सकते। कोई आदमी बात करते हैं तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैनॉट, सो मेनी
I am not raising the name today. I know the story. ममता जी खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। क्या करेगी वो? होल कंट्री विल इग्नोर हर। वो चार चोर उनके पास बैठ जाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दादागिरी है या फिर ये गांधीगिरी है? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे भाई। ममता बनर्जी सरासर दादागिरी दिखा रही है। सरासर दादागिरी दिखा रही है, ये गांधीगिरी नहीं है। युवाओं के पास जाते हैं, आप इसी कॉलेज से लगते हो, आप बताइए ममता बनर्जी क्या कर रही है? बिल्कुल दादागिरी है। बिल्कुल दादागिरी है, नॉट गांधीगिरी। और युवाओं के पास जाते हैं, सर ये दादागिरी है, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं बीजेपी के पास आना चाहता हूं। सीताराम येचुरी ने इसे धरना नहीं ड्रामा कहा है, और अधीर रंजन चौधरी जो है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वेस्ट बंगाल के सांसद है, उन्होंने कहा है कि बंगाल सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। तो राहुल गांधी तो कहते हैं हम आपके समर्थन में हैं, और उनके नेता कहते हैं कि सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। तो क्या ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही है नेता बनने की, पर उन्हें यहीं के लोग, महागठबंधन के ही लोग सैबोटाज कर रहे हैं? ये देश के सामने ममता बनर्जी ने एक संवैधानिक संकट खड़ा किया, और उसके पक्ष में जो लोग इकट्ठे हुए वो सारे के सारे घपले और घोटालों में जमानत पर हैं। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, जो चौकीदार है जो इन चोरों को इकट्ठा करके जेल में भेजना चाहता है, उसको बार बार शोर करते हैं कि चौकीदार चोर है। इसलिए चोर चोर मुसेरे भाई, इन चोरों को सजा न्याय कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम ऑर्डर आया, जिसको आप फैसला नहीं मानते, वो अंतरिम ऑर्डर भी इन चोरों के मुंह पर तमाचा है और देश के लिए उत्साहवर्धक है। और नरेंद्र भाई मोदी की और सारे के सारे सिस्टम की पीठ थपथपाई गई है। सतीश जी, आज पहली दफा देश में बात आगे शमशेर जी, सतीश जी आपके पास आना चाहता हूं। रुक जा भाई, रुक जा। इन सब का इलाज किया। शमशेर जी आपकी बात आ गई। सतीश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या इस तरह की जो सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग करते हैं मोदी जी, जो विपक्ष के नेताओं पर रेड कर रहे हैं, क्या मोदी जी का ये एम है कि जो महागठबंधन बन रहा है, उनके खिलाफ जो गठबंधन बन रहा है, उसे तोड़े, एक एक नेता को अलग करे और कहीं ना कहीं फूट डाले विपक्ष के अंदर? क्या मोदी जी का ये एम है? सबसे पहले तो जी न्यूज की पूरी टीम का हरियाणा प्रदेश के ऐतिहासिक जिला रोहतक में पहुंचने पर हृदय की गहराई से स्वागत करते, अभिनंदन करते। थैंक यू। पहले ममता जी के बारे में चर्चा थी, दोबारा इस क्वेश्चन में भी ममता जी के बारे में ही चर्चा है। आज इलेक्शन का दौर है, और इलेक्शन के दौर में पोजीशन अपोजिशन की आपस में डिबेट चलती है, चर्चाएं चलती हैं, टीवी पे बातें आती हैं। लेकिन मोदी सरकार खुद में, मोदी जी सीबीआई का डर दिखा के, इनकम टैक्स का ईडी का डर दिखा के, जो नेताओं को, मुख्यमंत्री लेवल के नेताओं को, इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, मैं ये मानता हूं कि सीबीआई की टीम वहां पे गई, वो रात को जाने की जरूरत कहां थी? चलिए, मैं सुनिए मेरी बात, एक मिनट मुझे समय दीजिए। अगर वो सेफ थे, वो किसी वक्त भी जाते, किसी वक्त भी जाते, उनको बात करते, अरेस्ट करने की बजाय नोटिस जारी करते, लेकिन नोटिस जारी नहीं किया गया। अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। सबके पास आएंगे, नोटिस जारी नहीं किया गया, बारी से जबरदस्ती जाके उनको अरेस्ट करने की बात आ गई। नांदियाल जी, कोर्ट ने आपके नेता को जेल भेजा, उसमें किसी की गलती नहीं, कोर्ट ने आपके नेता को हमारे नेता का जिक्र नहीं है इसमें, मिस्टर हमारे नेता का जिक्र नहीं है। आपके नेता को कोर्ट ने भेजा है जेल, तो आपको कोर्ट से शिकायत हो सकती है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर आनंद शर्मा जी, सर आपको जितना मौका देते हैं उसमें आपको बोलना पड़ेगा, हमें दूसरे सवाल भी लेने हैं। आनंद शर्मा जी, सवाल ये है कि देखिए, ये महागठबंधन की नेता बनने की होड़ में ममता बनर्जी ने क्या किया? अमित शाह को ब्लॉक कर दिया, अमित शाह के चॉपर को लैंड नहीं होने दिया, योगी आदित्यनाथ को के चॉपर को लैंड नहीं होने दिया, शिवराज चौहान को ब्लॉक करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री की रैली में बाधा डालने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें जो बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी हर इशू पे, और उनको वहां पे आने नहीं दे रही है। हालांकि रोहिंग्या के लिए तो रेड कारपेट है बंगाल में, पर मुख्यमंत्रियों के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए नहीं है। तो क्या आपको लगता है ये सारी की सारी कवायद जो है महागठबंधन में सबसे ऊंचे स्तर की नेता बनने की होड़ लगी हुई है सारे नेताओं में? देखिए, इस तरह से कोई भी ऊंचे दर्जे का क्या, छोटे लेवल का भी नेता नहीं बन सकता। वो सारे इतने बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश के, अलग अलग पार्टियों के,
उनको सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो ममता बनर्जी के पास ये अधिकार किसने दे दिया कि वो अपने प्रदेश में किसी दूसरे पार्टी के नेता को घुसने नहीं देगी? ये गैर संवैधानिक, एकदम से असंवैधानिक है। दूसरा ये कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ममता बनर्जी अपनी बात कहे, सलीके से कहे, लेकिन आप दूसरे का गला घोट के अपनी बात मनाने की कोशिश करें, ये गलत है। बिल्कुल ये गलत है। और क्या बंगाल में एक तरीके से तानाशाही और हिटलर राज, दीदी राज इस तरीके से छाया हुआ है कि वहां पर चुने हुए मुख्यमंत्री तक को आने नहीं दिया जाता है। हालांकि एनआरसी और बाकी चीजें जिससे इलीगल बांग्लादेशी का आना बंद हो जाए या रोहिंग्या का आना बंद हो जाए, उसके लिए खुली छूट है। पर अगले सवाल की ओर एनआरसी में सुप्रीम कोर्ट ने आज की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट को कहा कि केंद्र की जो हुकूमत है, मोदी जी की हुकूमत, ये एनआरसी को लागू नहीं करना चाहती, तो हम उस चीज को भी देख ले। पर यह भी सवाल बनता है कि जो 2005 में ममता बनर्जी एनआरसी की वकालत करती थी, आज उन्होंने अपना रुख और स्वर क्यों बदला है? पर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ममता बनर्जी सभी अनैतिक आचरण का सहारा ले रही हैं अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। भ्रष्टाचार में डूबी, आकंठ डूबी तृणमूल सरकार को सत्ता में रहने का एक दिन भी हक नहीं। क्या भ्रष्ट नेताओं के ऊपर एक्शन लेना राजनीतिक बदला है? यह सवाल है। और यह सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि अगर आप देखें, जिस स्कैम के बारे में बात की जा रही थी, रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, ये कुल मिला के 60,000 करोड़ के स्कैम है। ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी, उन्होंने उन लोगों को बचाने की कोशिश की जो स्कैम में मुलव्विस है, उनके काफी सारे नेता मुलव्विस है। पर अब जब एक्शन लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि देखिए द्वेष की भावना से किया जा रहा है। नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारे सिस्टम के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट जो होता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी के ही सांसद थे, मुकुल रॉय मेरे हिसाब से नाम है उनका, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उनका भी शारदा चिट फंड घोटाले में नाम आया था। नीरव मोदी है, मोहिल चौक से है, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शारदा घोटाला का जांच जो है 2014 के बाद से शुरू हुआ, वो आज तक चल रहा है। तो आज इतनी, अब वहां तक मामला पहुंच गया है राय साहब के पास, तो ये आज से थोड़ा ही चल रहा है जो आज इतने उछल कूद करके अब सीबीआई को और मोदी सरकार को बदनाम। क्या राजनीतिक विद्वेष की भावना से अगर कार्रवाई हो रही होती तो सुप्रीम कोर्ट आज क्यों कहता पुलिस कमिश्नर को कि जाइए सीबीआई के सामने पेश हो जाइए? ये सवाल पूछे ना। शमशेर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल जो मुझे पूछना है वो मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा जब के कांग्रेस में थे, उन पे रेड हुई, जब कांग्रेस में थे शारदा पे उन पे टिप्पणी की गई, मुकुल रॉय को कहा गया था भाग मुकुल भाग। आज हिमंता मुकुल पाक साफ है वही शारदा में। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कोई भी दोषी बच नहीं सकता। कोई भी चोर जो है इस देश का पैसा लेके भाग नहीं सकता। और आज जो है, जो भी कोई इस देश को आज जो भी लूटने की कोशिश की गई। हिमंता बिस्वा शर्मा और मुकुल रॉय से था जब वे टीएमसी और कांग्रेस में थे, अब उन पे रेड हुई। चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे कोई दूसरा हो, बीजेपी में उन पे कोई चाहे कार्रवाई नहीं मुकुल रॉय हो, चाहे कोई दूसरा हो, कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारा मामला है। नांदिया जी, मैं आ रहा हूँ सवाल लेकर। नांदिया जी, कानूनी कार्रवाई नांदिया जी, आपको तो कमी अधिकार है। इलेक्शन के दौर के अंदर नरेंद्र मोदी जी उसकी पूरी की पूरी टीम लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है कानून के माध्यम से। घोटालों में शामिल रहे। सवाल ये है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं गुलिया जी आपसे। सवाल ये है कि अगर ये 32 केस यूपीए के नेताओं के खिलाफ हुए हैं और उन पे कार्रवाई हुई है और सिर्फ 3 बीजेपी के नेताओं पे, तो भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा डिग्री और डॉक्टरेट हासिल करने वाली सरकार भी तो यूपीए की थी, पहली बात। और दूसरी बात, मान लीजिए अगर मुकुल रॉय या बाकी कुछ नेताओं के नाम लिए गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अब, तो इनके इतने बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी के और बाकी विपक्षी दलों के, तो वो क्यों कोर्ट नहीं जाते और उन पर केस करवाते? जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी नेता जाते थे एनडीए की, जब ऑपोजिशन में थी तब, और केस करवाते थे। और ये अभी तक उन्होंने कोई कोर्ट में इसके बारे में जांच करने के लिए कोई आदेश करवाने के लिए क्यों नहीं गए ये लोग? देखिए, जब राजनीतिक बदला और विद्वेष की भावना कब तक चिल्लाते रहेंगे? जब व्यापम की बारी आती है, जांच की बात होती है, तो सीबीआई के पास वर्कलोड होता है और सीबीआई
की जांच को प्रभावित करने का काम केंद्र की सुप्रीम सरकार कोर्ट की करती निगरानी है। में उसकी जांच हो नहीं, रही अब थी। आप देखें ना, आप सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की करेंगे। अगर निगरानी की बात होती तो हरियाणा प्रदेश को अभी तक पानी मिल गया होता, क्योंकि हमारे हक में तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ चुका है और वो जिम्मेवारी तो केंद्र की सरकार की बनती है कि उसको लागू कराए, वो उन्होंने कराया नहीं। और जब आप पीएचडी की डिग्री करते हैं, हमारा तो ये मानना है कि दोषी कोई भी बचना नहीं चाहिए। जिसने जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई को लूटा है उसको सजा होनी चाहिए, वो कोई भी हो। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, जिसने भी, चाहे वो कोई भी, वो कोई भी हो, जिसने जनता के पैसे को लूटा है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब यही बात मध्य प्रदेश के अंदर होती है तो व्यापम के मामले में ये जांच धीमी क्यों हो जाती है? ऐसे क्यों नहीं चली जाती? ऐसे सीबीआई क्यों नहीं जाती? और दूसरी बात जो है, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार में पीएचडी है और फलानी डिग्री है। अरे इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते नगद पकड़े गए थे। नगद पकड़े गए थे बंगारू लक्ष्मण। विजय माल्या का आना तय है। एक एक पाई उनसे वसूलने का हमारी जो निष्ठा है उसमें कहीं भी खोट की जरूरत नहीं। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या अब जो विजय माल्या पर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने मोहर लगा दी है कि वापस आएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी का जो एक दावा था कि वो कोई भी भगोड़े को भागने नहीं देंगे और चौकीदार उनको खींचकर कॉलर पकड़ते ले आएंगे, क्या वो सच साबित हुआ कि नहीं? दरअसल स्टोरी ये है कि विजय माल्या साहब को राज्यसभा कौन भेजा? भारतीय जनता पार्टी। विजय माल्या साहब के सारे लोन्स को एवरग्रीन कौन कराया? भारतीय जनता पार्टी। विजय माल्या साहब भागने से पहला किसको मिलते हैं? अरुण जेटली साहब को। विजय माल्या साहब का लुकआउट नोटिस चेंज कौन करता है? सीबीआई मोदी जी के नीचे। लेकिन आज मोदी जी श्रेय ले रहे विजय माल्या को लाने का। लेने दीजिए, हम आवाम से पूछते हैं, क्या विजय माल्या के आने से मोदी जी को श्रेय मिलता है? क्या मोदी जी का जो करप्शन पे जो करप्शन पे जो उनका कार्रवाई वो चल रहा है? जैसे पता चल रहा है कि बीजेपी वाले से काम करें, सारा उद्योगपतियों पे कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि पूंजीपति के साथ मिले हुए हैं, ये पूंजीपति साथ मिले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए। क्या मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए ये बताओ? ये बाणा पैरते हैं बाबा का और चोर करते हैं, खुद गद्दार है, देश लूट के खा लिया। अरे ना पूछो कितने नकाब बदल लिया खुद को। सर, जो भी आम जनता इसमें पिसती है, सारी आम जनता को पिसता है। सब लोग, जितने भी नेता लोग होते हैं, सब भ्रष्टाचार होते हैं। तो यहाँ पर लोग बटे हुए छोटे भाई। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, बीजेपी से मेरा सवाल है कि यूके के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 1992 से है। 26 साल में मात्र एक व्यक्ति को, वो भी 2016 में यूके से एक्सट्राडाइट किया गया। यूपीए की सरकार ना नदीम श्रवण के नदीम को ला पाई, रवि शंकरन जो नेवी वॉर लीग केस में थे उनको ला पाई, टाइगर हनीफ नाम के आतंकवादी को नहीं ला पाई, रेमंड वार्ले नाम के बच्चों के साथ शोषण करने वाले को नहीं ला पाई, ललित मोदी को जो उनके एक तरीके से बहुत करीबी माने जाते थे उनको नहीं ला पाई। लाने में वो किसी को भी सफल नहीं रही। आज पहली बार विजय माल्या को लाया जा रहा है। 14 साल में पहला एक्सट्रेडिशन हो रहा है। और सिर्फ विजय माल्या नहीं, अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया, राजीव सक्सेना को, दीपक तलवार को लाया गया। जो सारे बिचौलिए थे उनको लाया जा रहा है कॉलर पकड़ के। और विजय माल्या को लोन कौन दे रहा था? मनमोहन सिंह की सरकार, चिदम्बरम जी ये लोन दे रहे थे। लेटर लिख के वो लोन मांगते थे और दे दिए जाते। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पूरे का पूरा जो मामला है, ये मोदी जी चोरों को लेके आ रहे हैं, उसको जो है शोर में दबाना चाहते हैं चोरों को। और जो ममता बनर्जी के साथ चोर खड़े हुए, वो सारे के सारे चोर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ये मोदी जी का देश से वादा है। और मोदी जी देश में इन चोरों को छोड़ेंगे नहीं। बिचौलिए आज है नहीं, बिचौलिए जो थे आज जेल के सलाखों के पीछे है। बात आ चुकी है। आलोक जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, सतीश जी हम आपके पास भी आएंगे। आलोक जी, विजय माल्या अरुण जेटली जी को मिलकर जाते, लुकआउट नोटिस चेंज होती है। लोन 9,000 करोड़ में, सर आई रिक्वेस्ट, ये बात का खंडन, लोन 9,000 पार्लियामेंट के अंदर मिले थे। लोन 9,000 करोड़ ने 5,000 करोड़ का था, जिसको एवरग्रीन फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, अरुण जेटली जी की फाइनेंस मिनिस्ट्री। सवाल यह है कि आज पब्लिक प्रेशर में, विपक्ष के प्रेशर में विजय माल्या पे कार्रवाई उठाई गई है, लेकिन क्या बाकी बिचौलियों को ला पाएंगे मोदी जी? चाहे मेहुल भाई चोकसी जो उनके घर में थे या नीरव भाई मोदी?
सबसे बड़ी बात तो ये लाएं किसी को ना लाएं, सबसे बड़ी बात हमारे देश के किसान का, गरीब का, गाढ़े खून पसीने का वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक उनकी अगर ये आना होता तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया था कि पर्ल कंपनी की संपत्ति को आप बेच करके हर गरीब का जो पैसा लूटा गया उसको वापस कर दो। 2 साल से निर्णय आ चुका है, क्यों नहीं कर दिया मोदी जी ने? इनकी नीयत नहीं है किसी अमीर आदमी को, अमीर आदमी पर कार्रवाई नहीं होती। अजय जी, आनंद शर्मा जी, लेटर्स है मेरे पास जो विजय माल्या ने मनमोहन सिंह और चिदम्बरम को लिखे, लोन पाने के लिए भी और लोन मिलने के बाद थैंक यू बोला भी उन्होंने। एयर इंडिया में जब सवारी कर रहे थे मनमोहन सिंह तो उन्होंने कहा कि किंगफिशर नू मैनू बचाना है, किंगफिशर एक कंपनी का नाम लेकर। दिव्या स्पंदना जो राहुल गांधी की बहुत करीबी मानी जाती है, उनके साथ काम करती है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि विजय माल्या जैसा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है जब उनको लोन दिए जा रहे थे। नीरव मोदी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, कॉकटेल पीते हुए तो तहसीन ने भी देखा था राहुल गांधी को उनके साथ। पर सवाल ये है कि क्रिश्चियन मिशेल का लॉयर बन के कौन जाता है? कांग्रेस ही जाता है। और विजय माल्या को पहली बार यूके से कोई एक्सट्रेडिट करके कौन ला रहा है? मोदी ला रहा है। और फिर भी ये कहते हैं कि मोदी जो है बचा रहे हैं और विजय माल्या को जिसने माल दिया वो उनके लिए श्रेय ले रहे हैं। देखिए, बहुत ही स्पष्ट सी बात है, देश को इतना बड़ा धोखा देने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो भी सीटिंग गवर्नमेंट है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपराधी को तुरंत पकड़ के लाया जाए, और जो गरीब का, मजदूर का, किसान का जो पैसा वो लेके गए हैं यहाँ से, वो उनसे रिकवर करके तुरंत उन गरीबों को दिया जाए। आखिरी हमारा सवाल ये है कि रोहतक में किसकी सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? दरअसल ये सवाल हम आज हरियाणा की आवाम से, रोहतक की आवाम से पूछेंगे। रोहतक में किसने सबसे ज्यादा विकास किया है, ये बताइए। अच्छा, आप बताइए पियार जी कि सबसे ज्यादा विकास किसने किया है रोहतक का? रोहतक की जनता ने खुद विकास किया जी, अच्छे लोगों को चुना है। अच्छे लोगों को चुना है। दीपिंदर कहीं खुश हो जाएंगे। आप बताइए, आप युवा है। युवाओं के मामले में अगर किसी ने विकास किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने युवाओं का ध्यान रखा सबसे ज्यादा। चौटाला साहब ने सबसे ज्यादा विकास किया है, आप बताइए। भाई एक बात, तवा हरियाणा मारे मारता हूँ देवीलाल की तस्वीर क्यों नहीं आता? देवीलाल जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद। अब आप बताइए। बिल्कुल जिंदाबाद। अब आप बताइए विकास किसने किसने किया? ये सारे चेले हैं मोदी काल के। विकास किसने चलिए तो शहजाद, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोग बटे हुए, कुछ लोग कह रहे कि चौटाला जी ने सबसे ज्यादा विकास किया, कुछ लोग कह रहे कि मोदी जी ने विकास किया। तो सवाल हमें पूछना है कि किसने किया है? मैं बीजेपी के पास आना चाहता हूँ। सवाल आपसे यही है कि यहाँ पर ये एक तरीके से रोहतक जो है हुड्डा परिवार की राजनीतिक विरासत रही है। 2004 से लगातार यहाँ पे एक परिवार का कब्जा रहा है। दीपिंदर हुड्डा हो या चाहे भूपिंदर हुड्डा हो, वो यहाँ के सांसद रहे हैं। मोदी वेव तक में ये सीट उनके पास रही। तो क्या उन्होंने विकास किया है या उनका पारिवारिक कनेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे बीजेपी अपना गढ़ नहीं बना पा रही? भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में जितने पुल बनाए उतना अकेला एलिवेटेड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और विकास का जहाँ तक रोहतक शहर का, नगर निगम का ताल्लुक है, 500 करोड़ के करीब पानी के लिए और सीवरेज के लिए दिए। आज विकास का जहाँ तक ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल और भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल पलड़े में रख लो। अगर पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी दिखाई दे तो कोई भी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या कोई भी कांग्रेसी आके इस पर सारे के सारे कौन से 500 करोड़ रुपए? आपको मैं 30 सेकंड का नॉन स्टॉप मौका देता हूँ। आप बताइए उन्होंने क्या विकास? आपको मौका मिला, आप सतीश जी से बात कर लीजिए। कोई भी आप बताइए क्या उन्होंने नहीं किया और आपने क्या किया? मैं अपनी कर रहा हूँ। 5 साल का क्या जिक्र है? भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक का कोई विकास नहीं किया। जहाँ तक इसका बीजेपी का ताल्लुक है, ये कौन से 500 करोड़? एक एलिवेटेड रोड, सुनो मेरी बात, राजनीति के वजह से आप आज हाशिए पर आ गए। ये एक एलिवेटेड रोड और वो भी जनता को परेशान करने के लिए। और जो रेलवे का पुल है, जो रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। उड़दंग पड़ने की वजह से। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। शमशेर जी, अजय जी आप बताइए, आपकी बात आ गई। सतीश जी, अब मैं अजय जी से पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, आपकी एक नई पार्टी है जिनके चुनाव में आपने बहुत अच्छा किया। आप बताइए, अगर कल आपके एमपी यहाँ से आते, आप क्या करोगे? 30 सेकंड अनइंटरप्टेड मैं आपको देता हूँ। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। सबसे पहले तो अगर बोलिए, आप बोलिए। 2019 में जननायक जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी
तो सबसे पहले जो शहर के चारों तरफ ये टोल का जाल बिछा हुआ है इसको खत्म करने का काम करेंगे। बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाने का काम करेंगे, अच्छे अस्पताल देने का काम करेंगे। और एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, इतने विकास की बात कर रहे हैं, 154 वादे इनके संग 10 गिना जो पूर्ण रूप से पूरे क्यों 10 गिना में लेके दिया है, पीछे वाला भी पूरा नहीं हुआ, 21वां भी पूरा नहीं हुआ। मुझे राजनीतिक विश्लेषक से पूछने दीजिए, आप निष्पक्ष तरीके से बताइए कि जो रोहतक में जिस प्रकार से विकास हो सकता था, 10 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में थी, केंद्र में थी, सांसद भी थे, क्या उसके बावजूद जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वो हुआ? और मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, दीनबंधु श्री छोटूराम जी, उनकी जो मूर्ति थी उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में किया। तो क्या यहाँ की विरासत को और यहाँ के विकास को जिस तरीके से बूस्ट देना था, क्या हुड्डा परिवार ने किया? देखिए, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे वो इनेलो की रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हैं, उन्होंने अपने अपने समय पे खूब काम किए हैं। ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते कि किसी ने काम नहीं किया। लेकिन अब पिछले 4.5 साल में रोहतक का जो विकास, क्योंकि जो नींव रोहतक शहर की रखी जा चुकी थी, उसके आधार पर रोहतक का बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। ठीक है, वो नहीं हुआ। आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, हमने सारे जिलों का, जहां हमारे एमएलए थे वहां भी, जहां हमारे एमएलए नहीं थे वहां भी हमने समान विकास किया। और आज आंकड़ों के साथ कांग्रेस पार्टी 10 साल के आंकड़े लेके आ जाए, हम 5 साल के आंकड़े लेके आएंगे। अगर उनका पलड़ा भारी है तो हम राजनीति छोड़ के चले जाएंगे, मैं ये चैलेंज करता हूँ। सतीश जी, आप मुझे 30 सेकंड में बताइए, अगर आपका एमपी यहाँ से आता है, आपका एमएलए आते, आप क्या करोगे रोहतक के लिए? 30 सेकंड नॉन स्टॉप आपको दे रहे हैं। देखिए, जब हमारी सरकार थी यहाँ पे 99 से 2005 तक, सारे के सारे काम टोटल जो आम जरूरत है आम नागरिक की, लिंक रोड गांव से, हर गांव से दूसरे गांव का लिंक रोड इंडियन नेशनल लोक दल के राज में बना था। ये रोहतक शहर की बात करें, चारों तरफ जितनी भी आउटर कॉलोनी है, आज सीवर का सिस्टम नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं है। मेन नाला जो नहर से वाटर टैंक के तरफ जाता है वो टूटा हुआ है, पानी 2-2 फुट पानी अभी रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। हुड्डा की वोट कौन डाल रहा है? वो भी काम खत्म हो चुका जनाब। वो तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पूर्ण विकास, चाहे वो स्टेडियम की बात थी, चाहे वो डिस्पेंसरी की बात थी, मुझे एक बात किसी भी तरह की बात थी हमारे राज्य में। एक बात बताइए कि अगर बीजेपी इतना काम नहीं कर पा रही हरियाणा में और रोहतक में खासकर, तो उनको जींद जैसी जगह जहाँ पे उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ पे इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई? आप लोग नगर निगम में भी की, 5 नगर निगम सारी मशीन की ईवीएम का देखिए, जींद के अंदर जींद की जनता ने हम लोगों को जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए ताउम्र जींद की जनता के आभारी रहेंगे। लेकिन हाँ, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, इनको मत जरूर मिले हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी का, सारे मंत्रियों का जिस प्रकार से वहां दुरुपयोग किया गया और आचार संहिता की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाएगी, वो बात किसी से छुपी नहीं है। स्वयं को इनके मुख्यमंत्री को और सारे मंत्रियों को बीच में आना पड़ा और ये चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन जननायक जनता पार्टी को वहां मिला है और जरूर हम अच्छा करेंगे 2019 के चुनाव में। भाई वर्सेस भाई के माध्यम से और जी न्यूज के माध्यम से हरियाणा की आवाम के साथ हमें एक राब्ता बनाने का मौका मिला, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हम इसके शुक्रगुजार हैं। आप सब हमारे शो में हैं, आप सबके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल सही कहा भ्राताजी, आप दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा। और देशन में देश हरियाणा, जिथे दूध दही का खाना, तो कल भी हम हरियाणा की भूमि से ही भाई वर्सेस भाई लेकर आएंगे। वहां पे होंगे कुछ और साथी हमारे साथ, तो देखते रहिए 6:55 पर सिर्फ जी न्यूज पर भाइयों की भारत यात्रा हरियाणा से। जय हिंद, जय भारत।